बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो सेकंड ईयर जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 19 को स्टार्ट किया और वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 19, यू नो वेरी वेल। तो आज हमने आगे पढ़ना है बच्चों। प्रीवियसली हमने टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, ठीक है, और मैस इंक्रीमेंट, मैस कंट्रैक्शन ये हमने पढ़ा था। तो बच्चों अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया तो आप मेरी 12 क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मेरी मौजूद है प्लेलिस्ट, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, आप डीएम में भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसमें आपको पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी बच्चों। अगर आपको याद है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना, ये हमें बताई जाती है जनाब के एक तो न्यूटन के सारे लॉज क्या थे, वो सेम थे न्यूटन के लॉज, या ये कह लो, ये कह लो लॉ ऑफ इनर्शिया। law of inertia will held in all inertial frames, all the laws of physics, ये भी कह सकते हैं all the laws of physics, फिजिक्स के सारे लॉज कहां पे हेल्ड करते हैं, हेल्ड इन inertial frame of reference, ठीक है ना बच्चों। ये हमने पढ़ा था और इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये सारी बातें तो होगी। फिर हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर, ठीक है ना, इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट ये हमने पढ़ा था इज सेम, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेम है फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स, उन तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए हु इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में है उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 0 है, ठीक है बच्चों। ये हमने इसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे और आगे बात कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का मास एनर्जी। आपने इक्वेशन पढ़ी थी ना, आपने पढ़ा था आइंस्टाइन की इक्वेशन के बारे में। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी मैस एनर्जी की, कि मैस को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैस को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा, वो ये कि हमने जैसे अभी पढ़ा था ना कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में सैटेलाइट में बैठ के मूव कर रहा है, ठीक है। उसने अगर किसी इंटरवल का टाइम मेजर किया और एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे रेस्ट में खड़ा हुआ, उसने ऑब्जेक्ट इस एक इंटरवल का टाइम मेजर किया, ठीक है। हाँ, दोनों ने टाइम मेजर किया, दोनों का टाइम क्या हुआ, डायलेट हुआ, ठीक है। हाँ, अब वो जो ऑब्जेक्ट जिसने जमीन पे मेजर किया है, ठीक है ना, उसने वैल्यू ज्यादा फाइंड, टाइम इंटरवल की फाइंड की, और जो स्पेस सैटेलाइट में घूम रहा है उसने कम फाइंड किया, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड। इसी तरह हमने मैस इंक्रीमेंट पढ़ा था, उसमें मैस ज्यादा होगा उसका मैस कम होगा, जो सैटेलाइट में घूम रहा है उसका मैस ज्यादा है, जो अर्थ पे उसका मैस कम होगा। इसी तरह बच्चों हमने पढ़ा था लेंथ कंट्रैक्शन। अब वो लेंथ की मेजर करेगा कंट्रैक्शन, और वो दोनों में फर्क आएगा। तो ये इस तरह हमने पढ़ा था। इसी तरह हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू mc², ये हमने पढ़ी है इक्वेशन, मैस एनर्जी इक्वेशन आइंस्टाइन की, कि एनर्जी को मैस में, मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर हमने बात की थी ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो अगर एक इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, एक ऑब्जेक्ट जो स्पेस शेप में मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो एक ऑब्जेक्ट वो है जो एट रेस्ट हो, तो उसके लिए आप एनर्जी को E नोट बोल दो, मैस को m नोट बोल दो, और c² स्पीड ऑफ लाइट, तो वही है, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं E इक्वल टू, ये आ गया, ये जो E नोड है इसे आप बोलोगे रेस्ट मैस एनर्जी, ये हमारी रेस्ट मैस एनर्जी है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करें कि E माइनस E नोड हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं कि m नोड mc² माइनस m नोड c², तो आप देखें इसको आप डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, मतलब चेंज इन एनर्जी, और इसको आप डेल्टा m कह सकते हैं, और आप c² को अगर कॉमन ले लें, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस तरह अगर हम यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करें m की, और यहां पर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ओवर c², अब यहां से हम कह सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन मैस कैन कॉज
ह्यूज चेंज इन एनर्जी। आप देखें छोटा सा बम होता है और उसे इतनी तबाही मच जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो स्मॉल चेंज इन मास, ह्यूज चेंज इन एनर्जी, याद रखिएगा कि चैप्टर 21 में हम पढ़ेंगे रेस्ट मास एनर्जी वगैरह ये वो। तो उसमें आपको मैं अभी बता दूं कि हमारे पास अगर एक पूरा पेट्रोल का जो जिसे हम बोलते हैं गाड़ी होती है बड़ी, जो पेट्रोल पंप पे लेके आती है, ठीक है ना, वो गाड़ी को अगर आप जलाएं उससे आपको एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, जाहिर है कुछ मिलेगी किलो जूल में, लेट्स से 5 मिलियन जूल एनर्जी मिली। और आपने 1 लीटर पानी है जो उसके अंदर से हाइड्रोजन जो है उसका अगर आपने ये न्यूक्लियर रिएक्शन कराया, ठीक है ना, तो उससे आपको उससे डबल एनर्जी मिल सकती है। जैसे आपने 10 में पढ़ा था कि आप 1 टन कोयले को जलाते हैं तो 6.6 मिलती है एनर्जी, 10 की 11 जूल। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 1 किलो यूरेनियम को ही उसका न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो उससे आपको एनर्जी उससे डबल मिलती है, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों ये फर्क है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वो हम कह सकते हैं फर्क है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है नैवस्टार नेविगेशन सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है कि जमीन पे कि आप स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी को यूज करने के लिए आप कर सकते हैं, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करेंगे दूसरे की मोशन के साथ, तो आप उसके लिए जो सिस्टम यूज करते हैं वो नैवस्टार नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू फाइंड स्पीड एंड लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट all around the world, all around the globe कह लो, वर्ल्ड कह लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पूरे अर्थ पे कह लो, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। इसी तरह हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास है जी कि अगर हम बोलें कि अगर उसने ऑब्जेक्ट को मेजर करना है विदाउट रिलेटिविस्टिक्स इफेक्ट्स, विदाउट रिलेटिविस्टिक्स इफेक्ट्स को अगर आप इग्नोर करें तो इसमें जो एक्यूरेसी आएगी वो आएगी जी जनाब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की। इस तरह एक्यूरेसी के साथ वो बता देगा किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन और स्पीड। लेकिन अगर आप इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को ऐड करें विद रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, तो ये एमसीक्यू हमारा बन जाता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के साथ उस ऑब्जेक्ट की आप स्पीड फाइंड करना चाहते तो वो बनेगी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। मतलब ये कहने का अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या स्पीड फाइंड करते हैं उसमें 20 का फर्क आएगा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के साथ, लेकिन अगर ये इफेक्ट्स ना हो तो फिर 2-4 का फर्क आएगा, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हो गया ना हमारे दो। इसी तरह आप किसी एयरक्राफ्ट कहते हैं एयरप्लेन है, जैसे एक प्लेन है, इस पोजीशन पे है, हवा में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद ये कितनी पोजीशन पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, वो हम बता सकते हैं इस नैवस्टार स्टेशन की मदद से, ठीक है। हाँ, और अगर आप इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को ना ऐड करें तो ये आपको 5 से 10 मीटर की रेंज में बता देगा, लेकिन अगर उसको ऐड करें तो ये 760 मीटर की रेंज के अंदर एरर आएगा आपका, ठीक है ना। हाँ, एस्टिमेशन याद रखिएगा। तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है ना, दे मैटर अ लॉट। तो ये भी एक एमसीक्यू था, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाँ, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।